एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल कृषक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। तो एक ऐसी जनसंख्या बच्चों जो कि काम करने के लिए उपलब्ध हो, सामान्यतः 14 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं, यानी कि वृद्धों और बच्चों को छोड़ दीजिए, तो वे सारे लोग जो कि सक्षम हैं काम करने में, उनको हम कार्यशील जनसंख्या में शामिल करते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसमें कृषक जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आंसर मिलेगा आपको 31.20%, यानी कि हमारे कुल लेबर फोर्स में 31.2% जो है वो कृषक कार्यशील जनसंख्या है। हो पाएगा। अगर हम बात करें कि भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल कृषक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है तो वो लगभग 20% है। तो मध्य प्रदेश इस मामले में ज़्यादा बेहतर है, लगभग 31%, और नेशनल लेवल पर यह आंकड़ा मिलेगा आपको 20% के आसपास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार जनगणना में अनुसूचित जाति की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जो हमारा टोटल लेबर फोर्स है उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से कितने लेबर फोर्स शामिल हो जाते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। तो ये आंसर मिलेगा आपको लगभग 15.6%। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है वो लगभग है 15.6%। वहीं देश में अगर हम बात करें तो ये लगभग आ जाता है 16.6%। इस मामले में हमारे यहाँ पर परसेंटेज नेशनल परसेंटेज से आपको कम दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में शेड्यूल ट्राइब्स की कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। यानी कि हमारा जो टोटल लेबर फोर्स है एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उस लेबर फोर्स में शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटेज कितना है यही पूछा गया है, और इसमें आपको परसेंटेज मिलेगा 21.10%। अगर आपने 21% के आसपास का ये मामला देखा हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स का जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में वो भी लगभग इसके आसपास ही बनता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर भारत के बारे में बात करें तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है जो कि वर्किंग फोर्स में शामिल होती है, उसमें शेड्यूल ट्राइब्स का जो परसेंटेज है वो 8.6% बढ़ता है बच्चों। तो इस मामले में शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति नेशनल लेवल से बहुत ज़्यादा है। आप ये भी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है। या यूँ कहें कि अगर राज्य स्तरीय आंकड़ों पर चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, कुल जनसंख्या में प्रतिशत जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 काउंट कर रहे हैं तो आपको एमपी टॉप पर मिलेगा। वही परसेंटेज में एमपी टॉप पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार अगर हम तुलना करें वित्तीय वर्ष 19-20 की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 20-21 में फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो फसल क्षेत्र समझ लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज हैज बीन एस्टिमेटेड इन द क्रॉप एरिया in Madhya Pradesh in the financial year 2020-21 as compared to the financial year 2019-20। फाइनेंशियल 2019-20 की अपेक्षा 2020-21 में मध्य प्रदेश में जो क्रॉप एरिया है, फसल क्षेत्र है, अर्थात एग्रीकल्चर लैंड के अंतर्गत वह लैंड जहां पर फसलें उत्पादित की जाती है, उसमें कितने प्रतिशत की इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर मिलेगा आपको 3.66% की इंक्रीज या वृद्धि आपको दिखाई देगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एस्टिमेटेड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको बता रहा है कि हमारे फसल क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग में आप इन प्रश्नों के तथ्यों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, यह जो आय है ये दो आधारों पर आंकी जा सकती है।
पहला जो मूल्यांकन है वो है करंट प्राइस पे, यानी कि वर्तमान मूल्यों पर, यानी कि 2020-21 के मूल्यों पर, और दूसरा है आधार वर्ष के मूल्यों पर। तो आधार वर्ष का मूल्य का मतलब है कि अगर हम इन्फ्लेशनरी मेजर्स को या इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स को, मुद्रास्फीतिक प्रभावों को या महंगाई के प्रभावों को दूर करते हुए पर कैपिटा इनकम काउंट करें तो 2020-21 के लिए कितनी होगी? तो 2020-21 के लिए हो जाएगी 58,425 रुपये। ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए। जैसे ही आपसे कोई पूछे सीधा सिंपल सा कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, आंख मूंद कर क्या बताना है? 58,425 रुपये। देखिए क्या होता है बच्चों की, जब भी इनकम काउंट की जाती है तो इनकम को मॉनेटरी वैल्यूएशन में तब्दील किया जाता है, और मॉनेटरी वैल्यूएशन देखा जाता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। अब सर्टेन टाइम पीरियड में जब ये देखा जाता है तब इस ये जो मॉनेटरी वैल्यू निकलती है इसकी तुलना हम करते हैं कि भैया पिछले साल हम कितना कमाते थे, उससे पहले कितना कमाते थे। पर दिक्कत क्या है कि 2 वर्ष पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य थे वो अलग हुआ करते थे और आज अलग हैं। जैसे आप कहते थे कि भैया 2010 में तो 10 रुपये लीटर दूध हुआ करता था, आज 50 रुपये लीटर है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि महंगाई का प्रभाव आपकी आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सकता है। तो उस महंगाई के प्रभाव को रोकने के लिए CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या ऐसी संस्थाएं जो कि राष्ट्रीय आय या इनकम को काउंट करने के लिए आधार वर्ष चयन करती है। कोई एक ऐसा वर्ष चुन लेती है जो कि सामान्य हो, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा उथल पुथल वाला ना हो, एवरेज हो, और उसके मूल्यों को आधार बनाकर काउंटिंग कर लेती है। और जब ऐसा करती है तो वस्तु और सेवाओं का एक फिक्स मूल्य मिल जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन का प्रभाव साइड में कर देते हैं। तो आधार वर्ष जो कि अभी वर्तमान में 2011-12 है, जो कि इससे पहले 2003-4 हुआ करता था, उस मूल्यों पर अगर मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम काउंट करे तो हो जाएगा 58,425 रुपये बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपसे पूछे कि भैया 2011-12 के आधार वर्ष के मूल्यों पर अगर चर्चा ना करते हुए करंट प्राइस पे चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, उस पर एक अलग प्रश्न मैंने फ्रेम किया है करंट प्राइस पे। अभी आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है वो 58,425 रुपये है, परंतु नेशनल इनकम पर या नेशनल लेवल पर अगर आप पर कैपिटा इनकम काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगी लगभग 86,456 रुपये। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सितंबर 2018 की स्थिति में मध्य प्रदेश की जन्म दर या बर्थ रेट कितनी थी? तो हमें बर्थ रेट बताना है। बर्थ रेट बताते हुए आप आंसर करें 24.6 प्रति हज़ार व्यक्ति। जो हमारी बर्थ रेट है वो 24.6% मिलेगी पर 1000। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले के सेंसस में जन्म दर बढ़ी हुई थी, अब धीरे धीरे जन्म दर हमारी घट रही है। इधर बात करते हैं सितंबर 2018 की स्थिति में देश की जन्म दर कितनी है? 20 प्रति हज़ार। मध्य प्रदेश में कितनी है? 24.6 प्रति हज़ार, और देश के लेवल पर बात करेंगे तो 20 प्रति हज़ार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2018 की स्थिति में मध्य प्रदेश में मृत्यु दर कितनी है? तो बर्थ रेट अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बर्थ रेट है वो 24.6 है प्रति हज़ार। नेशनल लेवल पर मिलेगा आपको 20 प्रति हज़ार। वहीं डेथ रेट अगर सितंबर 2018 की स्थिति की बात करें तो मिल जाएगी 6.7 प्रति हज़ार व्यक्ति। ये आपकी डेथ रेट है, इसको केवल याद रखना है आपको। नेशनल लेवल पर डेथ रेट आपको मिलेगी 6.2। इस मामले में, इस आंकड़े के मामले में भी मध्य प्रदेश की स्थिति पिछड़ी नजर आती है। डेथ रेट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 की स्थिति में शिशु मृत्यु दर, या यूँ कहें कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है हमारा? तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मिल जाएगा आपको 48 प्रति हज़ार जीवित जन्म। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 48 बच्चे मर जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर हो जाएगी 48 प्रति हज़ार जीवित जन्म। नेशनल लेवल पर कितनी है? 32 प्रति हज़ार जीवित जन्म। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत लो लेवल पर है। हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो नेशनल लेवल से काफ़ी गई गुजरी नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों की, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया उसमें मार्च 2020 की स्थिति पर प्रति लाख जनसंख्या पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय कितने हैं? इस प्रश्न का भाव ये है, देखिए
जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो बैंकिंग सिस्टम तक आम लोगों की पहुंच की बात करते हैं, उस बारे में है ये मुद्दा। तो अगर आप देखें कि अगर हमारे यहाँ पर 1 लाख लोग हैं तो उन 1 लाख लोगों पर जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उसकी कितनी शाखाएं, कितने कार्यालय हैं, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 9। यानी कि प्रत्येक 1 लाख मध्य प्रदेश के निवासियों पर आपको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की संख्या मिल जाएगी 9, जो कि एक ठीक ठाक बात है बच्चों। परंतु अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो ये मिल जाएगी आपको 11 पर लाख, यानी 11 कार्यालय मिल जाएंगे, 11 ऑफिस मिल जाएंगे, 11 बैंक मिल जाएंगे आपको प्रति 1 लाख लोगों पे।